दोस्तों पेश है तिलस्मी खोपड़ी। ये कवर चित्र है। राजा विशोधर की राजधानी द्रविड़ देशों में थी। यह बड़ा पराक्रमी धीर विद्वान चक्रवर्ती था। वह बड़े पूर्वक से प्रजा का पालन पोषण करता था। अपने दरबार में बड़े विद्वान पंडित रखने की को शौक था। उसके दरबार में 40 पंडित थे। उनमें से उनके मन के विचार आया। दरबार में इन पंडितों में कौन मूर्ख है, कौन अधिक विद्वान है, यह जानना चाहिए। पंडित प्यारीलाल न्यारीलाल, मैं उपस्थित राजन, आपको आदेश करो। पंडित, तुम राज्य में सबसे पुराने पंडित हो। आज तुम्हें जानना चाहते हैं कि हमारे राज्य में सबसे विद्वान पंडित कौन है। राजन, जो अपनी कसौटी पे खरा उतरे वही विद्वान है। इसका फैसला कैसे हो? उसी क्षण एक दिन प्रकट हुआ। हा 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 हा। कौन हो तुम? मैं जिन सुजान हूँ। राजा, मेरे हाथ में यह मानव खोपड़ी है आपकी पंडित इस खोपड़ी की कीमत बताएं या मुंह का निवाला बने। आज से 30वें दिन यहाँ आऊँगा और अगर पाखंडी पंडितों ने मुझे इस खोपड़ी की कीमत न बताई तो इन्हें कच्चा चबा जाऊंगा। ध्यान रहे, मैं जाता हूँ। हाँ हाँ हाँ। जिन धीरे धीरे धुएं की शक्ल में लुप्त हो गया। जिन के लुप्त हो जाने के पश्चात, मेरे विद्वान पंडितों, इस सवाल का जवाब तुम में से कौन दे सकता है? नहीं महाराज, ये हमारे बस की बात नहीं है। 30 दिन में हम इस 30 साल भी इसका हल नहीं बता सकते। यह तो कोई पंडिता पंडिताई बात थोड़ी ही है। हाय, अब क्या होगा? जिन इन पंडितों को ही नहीं, हमें भी नहीं छोड़ेगा। सुजान सिंह सब जिन्नातों में से भय माना जाता था। आज 10 दिन बीत गए। ओह, 20वें दिन दरबार में सबसे नया और मूर्ख कहे जाने वाला पंडित सर्वपति राजा वसुधर के पास। कहो पंडित, क्या बात है? महाराज, मुझे आपके दुख नहीं देखा जा रहा। पंडित, हम दरबारी लोग लोग के नहीं हैं, वर्ण देश के समस्त प्रजा के रक्षक कहे जाते हैं। 30वें दिन दरबारी पंडितों का अंत हम कैसे देख पाएंगे? महाराज, मुझे इजाजत दीजिए, मैं तिलस्मी खोपड़ी का हल खोजने जा रहा हूँ। यदि न खोज पाए तो स्वयं अपना सिर काट कर आपकी सेवा में भेज दूंगा। श्रीपति दिन भर चलता रहा। मुझे सिर्फ ही अपने गुरु के पास जाना चाहिए, जरूर उस तिलस्मी खोपड़ी का हल बता देंगे। और श्रीपति अपने गुरु के पास कुटिया में पहुंचा। त्रिनेत्र हो बच्चा, प्रणाम गुरु जी। श्रीपति गुरु के आने का उद्देश्य बताया। तुम सब मूर्ख ठीक ही कहते हैं श्रीपति। उस खोपड़ी का हाल ढूंढना है तो जंगलों में जाकर ढूंढो। यहाँ क्या करने आए हो? खोपड़ी का हाल जंगलों में ढूंढे, यह क्या मतलब हुआ? गुरुजी से विदा लेकर जंगल की ओर चल दिया। और घना और भयानक जंगल, आधी रात गिराई। इस वातावरण में मुझे पेड़ की शरण लेनी चाहिए। और पेड़ पर चढ़ गया। यहाँ से आराम से रात बिता सकता हूँ, मुझे किसी जंगली जानवर का भी खतरा नहीं। अचानक श्रीधर को बड़ी दूर से चौंका। अरे, ये जिन वही राक्षस और महाराज के दरबार में आया था, किंतु इसके साथ यह औरत जरूर कोई जिन्नी होगी। वह पत्तों में छुपका भय से कांप उठा। अब क्या होगा? ये दोनों मुझे कच्चा चबा जाएंगे। प्रिय जिन, चलो कबूतर का जोड़ा बनकर आज किसी वृक्ष पर रात बिताते हैं। तुम ठीक, जैसी तुम्हारी मर्जी। और जिन और जिन्नी कबूतरी का जोड़ा बन गए। हे भगवान, ये तो कबूतर में तब्दील हो गई और बसेरा भी इसी पेड़ पर कर रहे हैं। और जिन और जिन्नी कबूतरों के रूप में डाल पर आकर बैठ गए। मारे गए पंडित, अब क्या होगा? क्यों प्यारे राज दरबार में ऐसी क्या बात है जो मनुष्य मांस पेट को मिलेगा? राज दरबार में पंडितों को मैंने खोपड़ी का रहस्य पूछा है, जिसके वह उसे बताया बताया नहीं जाएगा। और अच्छा, यह बताओ, मानव खोपड़ी तुम्हारे पास आई कहाँ से? रहने दो, यह जानकर क्या करोगी? आह गुरु
महाराज ने ठीक कहा था, ईश्वर से मैं सही स्थान पर पहुंचा हूँ। मेरी कसम, जो तुम न बताओ। तुम नहीं मानती तो सुनो। वह खोपड़ी मैंने नीलम नाम की एक जिन्नी जादूगर नील ने दी थी। वह बहुत सुंदर और चतुर थी। तो मैं भी नीलम के बारे में जानना चाहती हूँ। बताओ न प्रिय। जिन ने जिन्नी को नीलम के बारे में बताना शुरू किया। एक दिन नीलम के मन में महारानी बनने का विचार आया। उसने अपने जादू का आजमाया। छल छल कमान छू छू बता, और राजा कहाँ मिल जा सकता है। जनकत पुतु बता, राजा 2 दिन बाद शेर का शिकार जंगल में आएगा, वह तुम्हें मिल सकता है। हा 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 हा। और 2 दिन बाद जरांतन, हमने सुना है कि जंगल में बहुत से शेर इत्यादि है, परंतु हमें तो अभी तक कोई दर्शन नहीं दिए। सबर करो महाराज, जंगल में शेर तो होंगे ही, हमें अवश्य मिलेंगे। और उसी समय शेर की दाड़ सुनी। महाराज शेर, चल आओ। जराधन उस ओर चले। और महाराज वह देखिए, सामने शेर झाड़ियों में छिपा है। शेर हमारे तीर से नहीं बचेगा। और कचाक, आओ जराधन, अपने शिकार की तलाश करते हैं। दोनों झाड़ियों के समीप पहुंचे। उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो ये रोने की आवाज, यह तो किसी स्त्री के रोने की आवाज लगती है। और तलाश करने पर उन्हें मृत सिर के पास एक हसीन सुंदर स्त्री बैठे हो। तुम कौन हो सुंदरी? तुम्हें इस तरह क्यों रो रही हो? ओह, तुम ही वो लोग जिससे शेर को मारा है। यह मेरा मित्र था। अब यह संसार में मेरा कोई नहीं है। हमने ऐसी सुंदरी कहीं नहीं देखी। इसका कोई नहीं है। क्यों न हम इसे अपनी रानी बना लें। ए लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? नीलम। हम बहुत अफसोस है, यदि हमें पहले जानते ही शेर का शिकार नहीं करते। जो होना था वो हो चुका, परंतु अब क्या? आप कौन है? जरा सच में परिचय दिया। हम आप महाराज जुझारू हैं, और आपका यह तुझ सेवक हूँ। मुझसे भूल होगी, आपसे क्षमा मांगती हूँ महाराज। क्षमा तो हमें मांगनी चाहिए सुंदरी। आप शर्मिंदा न करें महाराज, मुझे अपनी गलती पर खेद है। दरअसल सुंदरी को हम भाग गई है, इसलिए हम पंचानी बनाना चाहते हैं। तो इसे अपने साथ महाराज महल ले चलिए महाराज। दरअसल ने हमारी मुंह की बात छीन ली। महाराज जुझारू मेरे मरे हुए शेर के साथ नीलम को भी राजमहल ले आए। और फिर एक दिन, महाराज मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। हम पर यह जुल्म ना करो। कहाँ जाओगी? तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? नहीं महाराज, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, पर मेरा मन नहीं लगता। ओह, तो हमने ही गलत समझ लिया। आपका यह कहने का क्या तात्पर्य महाराज? हम तुम्हें अपनी महारानी बनाना चाहते थे नीलम। महाराज, यह आप क्या कहते हैं? मैं तो आपके कदमों की राख खाक हूँ। ऐसा मत कहो, तुम हमारे दिल की रानी हो। नीलम मन ही मन हंस पड़ी। ओह, मेरा तीर निशाने पर बैठ गया। मुझे मेरी चाल तो एक और चलनी है। महाराज, आपकी 6 रानियां पहले पहले ही से हैं। विश्वास करो, उनका नंबर तुमसे बाद में आएगा। और जिन्नी जादूगरनी नीलम मनोकामना पूर्ण हुई। वह नीलम से शादी कर का दिन आ गया। और राजा ने युवा की 6 रानी सन्नाटा छा गया। प्रजा प्रभात, जाने मेरा मन क्यों घबरा रहा है। मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही है। मुझे भी लगता है कुछ अनर्थ हो रहा है। और विवाह के बाद महाराज, क्या आपने यहाँ नई दुल्हन का स्वागत इस प्रकार होता है? तुम क्या कहना चाहती हो महारानी? विवाह प्रांत क्या 6 रानियां हमारा स्वागत नहीं करना चाहिए था? हमें तुम्हारा मतलब समझते हैं। नीलम जली पर और तिल छिड़का। सच पूछिए तो मैं आपका अपमान महसूस कर रही हूँ। ओह महाराज, मैं जंगलों में रुक रहती हूँ, अपना अपमान नहीं सहन कर सकती। हमारी असल हमारी असल क्या पत्थर अकल पर क्या पत्थर पड़ गए? हमने यह बात महसूस क्यों नहीं किया? यह तो आप महारानी से पूर्व पूछ सकते हैं। जाने दे। महाराज शिवरानी को बुलाकर उन्हें खलबली मच गई। क्यों बहन? महाराज ने हमें रानीवास पधारने पर आज, हाँ आज तो यही सोच रही है महाराज, समय आकर हमें अपने पास बुलाया भेजा है। हमें मुझे तो छोटी रानी के लक्षण अच्छे नहीं लगते। महाराज छोटी के वेश
वश में है, या ना जरूर कोई जुल्म ढा रही होगी। बातें बहुत अब बातें हो करती ही रहोगी या चलोगी, महाराज नाराज हो जाएंगे। वो छह रानी पांचों औलाद न हुई, छठी रानी की शादी 7 सालों से गर्भवती थी। रानियों के महाराज के निजी कक्ष में प्रवेश किया। तुम सबसे छोटी रानी हो तो स्वागत न करना हमारा अपमान किया है। आज तुम हमारी पटन रानी का दर्जा सहेगी और छोटी रानी हर आदेश मानोगी। अब तो खुश होगे न प्रिय? हाँ, क्यों न ऐसा प्रयत्न करूं, रानी महल में न रह पाए। और जब जब युगाल की 6 रानियों में से एक प्रसव महीना चल रहा था तो जिन्नी जादूगरनी नीलम ने गर्भ शाक बच्चा पलने लगा। मेरे बच्चे पहले बड़ी रानी का बच्चा यहाँ उत्तराधिकारी बनेगा, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। और उसने अपने जादू का चक्कर चला। 6 कमल, तू पुरुष के वेश में मेरे सामने प्रकट हो। वहा हुआ सैन सैन धुआं हुआ और अनवर एक पुरुष के वेश में प्रकट हुआ। देख जानवर, मेरी मौत मेरी सोत के पेट में बच्चे के दुश्मन पल रहा है। पंडित के वेश में तू महाराज के पास कुछ ऐसा काम कर वह 6 मेरी सोत राज्य निकाला दे दे, जो हुक्म। और अगले दिन दरबार में निर्वित होकर महाराज युगाल अपने निजी कक्ष में बढ़ रहे थे कि सहसा एक साधु प्रकट हुआ। महात्मान, आप यहाँ अधिक मत बोल, हमारी बात सुन। महाराज चुनमणि पखाड़ी हैं। 2 वर्ष पूर्व तूने हमें विद्या ली थी, हम तुम पर मोहित हो रह गए थे। आज तेरा बुरा वक्त आया है तो उसे खबरदार करने आए हैं। बुरा वक्त? मैं समझ हर समझ नहीं, हम समझे नहीं पाए भगवान। तुम्हें समझने आए ही तो है, सुन सकेगा? अवश्य बाबा, आप निसंकोच कहिए, ऐसी बात है तो सुन। तेरी पहली 6 रानी राजभोग करने के लिए तेरा सत्यानाश करने पर तुली है और तेरी रानी को समाप्त करने के मन में ठान चुकी है। यदि कल सुबह सूरज निकलने से पहले तूने उन 6 को दंड देकर राजमहल से नहीं निकाला तो नई रानी की हत्या को तू नहीं टाल सकेगा। हे भगवान! यह सुनकर यह कहकर साधु लोप हो गया। अवश्य ही कोई चमत्कारी बाबा थे। उन 6 के अवश्य ऐसा दंड मिलेगा ना चाहिए जो जीवित रहते हमेशा एक सबक याद रखे। और महाराज जुझारू ने सिपाहियों को के रानीवास को सबको थर थर कांप उठी। जल्लाद, इन 6 की आंखें निकाल कर सजा दी। आह, अत्याचार! सिपाहियों, इन्हें विश्वासघाती को दिन निकलने से पहले ही राज्य सीमा से बाहर पहुंचा देना। रहम कीजिए प्राणनाथ, शांत रहो बहनों, खुद पर बेरहम दूसरों पर क्या रहम करेंगे? तुम ठीक कहती हो बहन, जो खुद अंधा हो वह दूसरों की रोशनी क्या सहन कर सकता है? नहीं सोता ही है, हमारे भाग्य ही फूट गई। और जल्लादों, उन 6 की आंखें निकाल कर उन्हें रानीवास उन सिपाहियों ने राज्य की सीमा से बाहर कर दिया। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। ईश्वर राजा की सतबुद्धि दे। और निश्चित समय पर चंद्रावती को पुत्र ने जन्म दिया। 5 रानियां उस बालक को बहुत प्यार करती थी। मेरे बच्चे, बड़ा होकर तू नीलम से तब का बदला अवश्य लेना। मेरे बच्चे, तू नीलम से हम सब का बदला अवश्य लेना। और ठीक 1 वर्ष बाद जब नीलम को एक बालक ने जन्म दिया, बच्चे का नाम नागराज निकला है। रानी चंद्रकती के दिन नीलम के पुत्र सैन सैन बढ़ने लगा। मेरे बच्चे, अब तू इतना बड़ा हो गया है कि अपना हमारा पेट भरने के लिए शिकार करके ला सके। क्या कहती है बहन? हमारा युवराज बालक, इसे शिकार पर मत भेजना। युवराज ने किसी की न सुनी और शिकार पर चल दिया। उधर जिन्नी का बेटा नीलम नागराज भी शिकार पर निकला। शेर, हमें ऐसे जंगल में ले चलो जहां शेर से छोटा कोई जानवर न दिखाई पड़े।
और दोनों घने जंगल में एक शेर ठहरता हुआ दिखाई दिया। राजकुमार देखिए, शेर कमा कमान पर चढ़ा आई और नागराज ने कमान पर तीर चढ़ाया। उसी पल एक तीर सनसनाता हुआ हुआ एक तीर और शेर की गर्दन पे पार हो गया। सिंहेश्वर, हमारा शिकार पर तीर चलाने वाला कौन है, तलाश करो उसे। और नागराज ने आदेश पर सिंहेश्वर ने तीर चलाने वाले को ढूंढ निकाल पड़ा। आखिर वह कौन हो सकता है। और तभी उसे एक नौजवान रानी चंद्रावती का बेटा उसे उसे एक डाल पर सिंहेश्वर कूदा ही। ए बदतमीज, कौन है तू, बता। बको मत, तमीज से बात करो और बताओ इस जंगल में क्यों, किस लिए आई हो। होश में बात कर बच्चे, यह पूछने की हिम्मत कैसे हुई तुझे। हिम्मत देखना चाहता है। युवराज ने घोड़े पर एक घुसा मारा और हाय मर गया। और महाराज का पुत्र राजकुमार नागिस का दास युवराज का शिकार तुमने मार गिराया। और तुम कौन हो और इस जंगल में किस लिए की इजाजत से आई हो। रानी चंद्रवाली के पुत्र ने अपना परिचय दिया। जाओ, नागराज से कहो, कह देना कि यहाँ उसका कोई राज्य नहीं है। यहाँ राज्य इजाजत यहाँ मेरी इजाजत के बिना शिकार कर नहीं कर सकता। कह दूंगा, कह दूंगा। और नागराज ने अपनी माँ से जाकर सारा हाल कह सुनाया। जिन्नी नीलम के नीलम के तुरंत महाराज के कान भर कर युवराज को राज दरबार में बुला दिया। सुनो सुनो, हमारे कुंवर की शान में गुस्ताखी की तुम्हें सजा यही है कि तुम हमें धान ला कर दो और रात धान ला कर दो, जो रात में बो और सुबह काट लो। भगवान, यह क्या अवसर पड़ गया। और युवराज धान की खोज में चल पड़ा। एक जंगल में साधु मिला और साधु अपनी सारी विपदा कह सुनाई। बेटे, धानों को लाना आसान काम नहीं है। मुफ्त में जान दे बैठोगे तुम। कुछ भी हो बाबा, महाराज का हुक्म टालना नहीं चाहता। मेरे साथ मेरी माँ का भी बुरा होगा। नहीं मानवता नहीं मानता तो दक्षिण दिशा में 7 भूतों की है उस। धन्यवाद। और युवराज साधु के स्थान पर पहुंचा। युवराज लपक कर बुढ़िया के पास पहुंचा। उसने उसके पांव पकड़ लिए। जीते रहो, पांव लागो नानी। बुढ़िया के साथों बेटे भी आ गए। चालाक युवराज उससे भी रिश्ता जोड़ लिया। सातों मामा मेरा पा, पा, पालागंज लागे। और सातों ने उसे उसकी बूढ़ी माँ युवराज को खूब खिलाया पिलाया। और एक दिन, नानी यह क्या, यह उड़न खटोला है। इस पर बैठकर उड़ने को कहेगा तो यह उड़ेगा, किसी के हाथ नहीं आएगा। और यह नानी रस्सी और छोटा बेटा, यह रस्सी जिसे कहूँगा बांध लेगी और छोटा उसकी चमड़ी उधेड़ देगा। और ये आंखें, जिसकी आंखें हैं हों जिसकी आंखें न हों उसे दिखने लगेगा। और ये डंडा नाना नानी, यह जिसके सिर पर फेरोगे असलियत सामने आ जाएगी। और ये पोटली क्या है नानी, इसमें बरसाती धान है। रात को बो और सुबह काटो। ओह नानी, अब मुझे नींद आ रही है। सो जाओ मेरे लाडले पोते। और युवराज ने सोने का बहाना करके सातों सोते ही चुपचाप उठा और सारा करामती सामान उठाकर उड़न खटोले पर रखा और खुद उस पर चढ़ा। चल मेरे उड़न खटोले, उड़ चल मेरी माओ के पास। और युवराज अपनी माओ के समक्ष उड़न खटोले से उतरा। मेरी माँ, युवराज आ गया तुम्हारा युवराज आ गया, आओ हमारे लाडले। युवराज अपनी माओ को आंखें लगाई और वे चिल्लाने पड़ी। ओह, हमें दिखाई दे रहा है, हम देख सकती हैं। हमारा लाल तुम्हें हमें नया जीवन दे दिया। मैं जा रहा हूँ और तुम्हारा हक तुम्हें वापस दिलवाऊंगा। चल उड़न खटोले, मुझे राजमहल ले चल। और वह
वह दरबार लगा था। जुगारू अपने समस्त दरबारियों के साथ बैठा हुआ महाराज के सम्मुख पर्वत खटोला उतरा। ओह, तुम लड़के दान ले आए? ले आया महाराज, पर दूंगा एक शर्त पर। पहले महारानी नीलम और उसके पुत्र नागराज को मेरे सामने लाया जाए, ताकि मैं अपनी आंखों के आगे झूठ का पर्दा हटा दिया जाए। जिन्नी नीलम और उसका पुत्र नागराज उसके साथ दरबार में आई। चल मेरे सोटे, दिखा अपनी करामात। और रस्सी और सोटा माँ बेटे को जकड़ लिया और सोटे उसके शरीर पर पड़ने लगा। हाय हाय, बचाओ बचाओ, हाय! ये क्या कर रहे हो? यह इसलिए करना पड़ रहा है महाराज, आपके सामने इनकी असलियत आ जाए। ओ युवराज ने नीलम और नागराज के सिर पर डंडा फिराया तो उनकी असलियत सामने प्रकट होगी। महाराज, ये जीते जागते इंसान न होकर जिन जिन्नी है, और कारण आप सोचो। रानियों को राजा निकाल दिया, रानी चंद्रकला का पुत्र हूँ। यह क्या? और एकाएक नीलम नीलम और नागराज को रस्सी में समेट लोप हो गए। अरे हमारे बेटे, तुमने सचमुच हमारी आंखों के अंधेरा दूर कर दिया। युवराज महाराज के दान की पोटली सौंप दी। महाराज युवराज को अपनी 6 रानियों को बुला लिया और चारों तरफ उल्लास छा गया। और कबूतर का जोड़ा जिन और जिन्नी को पेड़ पर बैठा और पंडित ओष्ठ के ध्यान की बातें सुन रहा था। जानती हो मेरी प्यारी, उन्हीं नीलम जिन्नी का बेटा नागराज उर्फ सुजान हूँ, और शोध ऋषि सौदवर महाराज जुआगल के ही वंशज हैं। हमारा बहुत पुराना बैर है उनसे। अच्छा यह सब मैं समझ अच्छा यह सब तो मैं समझ ही, पर तुमने खोपड़ी का रहस्य अभी तक नहीं बताया। वह धागा लेकर खोपड़ी के कान में डालो, अगर उसके मुंह से बाहर निकल आए तो खोपड़ी की कीमत 2 केड़ी की भी नहीं है। जो कि जो कि व्यक्ति के कान में बातें सुन जो व्यक्ति कानों से बातें सुनकर मुंह से निकाल दे, किसी काम का नहीं। वह धागा कान में डाले और पेट में सरक जाए तो उस खोपड़ी की कीमत अमूल्य है। जो व्यक्ति कान से बात सुनकर पेट में रख ले, वह बड़े दिल का होता है। रात भर कबूतरों का जोड़ा डाल पर बैठा रहा और उजाला होने से पहले उड़ गया। पंडित शिरोमणि पेड़ से उतरकर वापस लौट चला। खोपड़ी की कीमत मुझे पता चल चुकी है, अब राज्य पर कोई संकट नहीं आएगा। ठीक समय पर जिन दरबार में प्रकट हुआ। हाँ तो राजा, तुम्हारे पंडितों में खोपड़ी की कीमत बताई। सच तो यह है कि 30 दिन में कोई पंडित खोपड़ी की कीमत नहीं आंक सका। ऐसा न कहें महाराज, मैं उपस्थित हूँ, खोपड़ी की कीमत मैं बताऊंगा। तुम बताओगे? हाँ 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 महाराज, खोपड़ी और एक धागा मुझे ला दे, मैं खोपड़ी की कीमत बताकर इस जिन की हंसी अभी बंद कर देता हूँ। खोपड़ी जिन तुरंत समझ गया, पंडित खोपड़ी का भेद जानता है। राजा, जब खोपड़ी और धागे की कोई जरूरत नहीं है, मुझे इतने ही उत्तर मिल गया। पंडित ने खोपड़ी की जान खोपड़ी सब पंडितों की जान बचा ली। मैं जाता हूँ। वो जिन सैन सैन धुआं बनकर गायब हो गया और पंडित श्रीधर महाराज को सारा किस्सा बयान करते हुए खुश हुए। श्रीपति, मैं तुम्हें आज से दरबार में सब पंडितों का गुरु घोषित करता हूँ। इतना सम्मान त्रिंदीव राजा। और इसी खुशी के अवसर पर महल को जगमगाया खूब खुशियां मनाई गई। समाप्त दोस्तों।